वेलकम बैक टू माई चैनल लर्निंग विद हादिया। लेसन नंबर 11 शुरू करते हैं, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। तो न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें। ऑब्वियसली बात है, बार बार मैं क्या बताऊँ, आपको पता ही है। अब बार बार बताना अच्छी बात तो नहीं है ना। तो चले, मोटर डिसऑर्डर क्या है। अब मैंने डेफिनेशंस भी साथ साथ नेट से निकाल के ना लगा दी हैं ताकि डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। मोटर डिसऑर्डर बेसिकली क्या है, जब हमारे नर्वस सिस्टम्स में कोई मसले आने लग जाते हैं जो कि हमारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं। कि हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर बोल रही हूँ तो मैं अपना वॉलेंट्री मूवमेंट, मतलब कि ये मैं अपने कंट्रोल से बोल रही हूँ, मतलब और जो अपना हाथ, अभी मैं अपना हाथ हिला रही हूँ, आप लोग तो नहीं देख पाएंगे, सारी बात है, लेकिन मैं अपना हाथ हिला रही हूँ तो मैं अपने कंट्रोल से हिला रही हूँ। ऑब्वियसली अगर कोई ये अगर उसके बंदे में कंट्रोल में ना रहे तो वो हमारे नर्वस सिस्टम में कोई मसले होते हैं, मतलब कोई मैल फंक्शंस होने लग जाती हैं, तो हमारे वो एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। और बहुत ये जब ये डिसऑर्डर क्या है, इंटेंटेड जो कोई भी मूवमेंट हम लोग फिर अपने कंट्रोल बस में नहीं रहती वो कोई भी मूवमेंट। तो अब हम पढ़ते हैं मोटर डिसऑर्डर। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी। अब डिसऑर्डर फॉल्स इन दिस कैटेगरी, क्या है, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। स्टीरियोटाइपिकल मूवमेंट डिसऑर्डर और टिक डिसऑर्डर्स क्या है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर क्या है। डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, जिसको डीसीडी भी कहते हैं, जी एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, ठीक है। इसमें पूरी ज़िंदगी ये कंडीशन रहती है। इसमें क्या होता है कि बंदा जो है ना अपनी मोटर स्किल्स को बड़ी मुश्किल से लर्न कर सकता है। इट इज़ नॉट अ लर्निंग डिसऑर्डर, एक लर्निंग डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि ये लर्निंग डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन ये लर्निंग को मतलब कुछ सीखने पे ना बड़ा असर करती है। ये जो कोई बच्चा होता है जिसके अंदर ये डीसीडी, जो कि डेवलपमेंट डिसऑर्डर कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर है, उसके अंदर आता है, तो वो फिजिकल टास्क अपने सही से नहीं कर पाता। फिजिकल में क्या आता है कि अपने हैंड मूवमेंट, मतलब फिजिकली, मतलब बॉडी से रिलेटेड कोई भी टास्क हो वो कंप्लीट नहीं कर पाता। और वो बेशक स्कूल में हो, बेशक घर में हो, कहीं पे भी हो, कोई भी इन्वायरमेंट हो, तो वो अपनी टास्क सही से कंप्लीट नहीं करता। फिजिकल टास्क करने में मसले होते हैं उसके। डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, डेवलपमेंट से याद कर लें कि डेवलपमेंट फिजिकल टास्क नहीं होती, ठीक है। जैसे कि एक उसमें क्लमनेस क्या आ जाती है कि सॉरी चीज़ों से टकराता है, बम्प करता है। इन मोटर स्किल्स की इनएक्यूरेंसी होती है। फॉर एग्जांपल को उसको कहोगे कि बॉल को कैच करो तो उससे नहीं कैच हो पाता, स्लोनेस होती है उसके अंदर फिजिकली ठीक नहीं होता ना वो बच्चा, ठीक है। फिजिकली टास्क करने में उसको मसले होते हैं, उसका नर्वस सिस्टम में कोई ऐसे मसले आते हैं, मैल फंक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से वो डेवलपमेंट में उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। एक्टिविटीज़ में, डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में उसको मसले होते हैं। स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, वर्कशॉप में, कोई लेयर टाइम में, जैसे कि कोई भी बैडमिंटन खेल रहा है, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। और ये जो सिम्टम्स है इनका आगाज़ कब होता है, अर्ली डेवलपमेंट पीरियड में होता है, क्योंकि डेवलपमेंट से आप याद कर रहे हैं ना, तो ऑनसेट का मतलब है आगाज़। आगाज़ इन सिम्टम्स का कब होता है, अर्ली डेवलपमेंट पीरियड में। और ये these motor skills deficient are not better explained by intellectual disability। ये ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन नहीं हो सकते इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से। और विजुअल इम्पेयरमेंट, विजुअल कैसे कहते हैं, देखने को कहता है। और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में भी एट्रीब्यूट नहीं देती मूवमेंट में से, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डायस्ट्रोफी और डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। आगे स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट डिसऑर्डर, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें क्या है, स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट डिसऑर्डर इज एक कंडीशन है जिसमें जो बंदा है वो बार बार कोई भी मूवमेंट है, कोई भी पर्पसलेस मूवमेंट है, वो बार बार रिपीट करता रहेगा। जैसे कि कोई हैंड अगर मूव कर रहा है तो करता रहेगा, सर हिला रहा है, और तो सर हिलाता रहेगा, बॉडी मूव शेक कर रहा है तो करता रहेगा। या ये मूवमेंट जो है ना, ये नॉर्मल एक्टिविटी में उसको इंटरफेयर करता है और बॉडीली हार्म भी अपने आप को कर सकता है। मोटर बिहेवियर होते हैं ना, जैसे कि हाथ हिलाना, ये मोटर बिहेवियर्स होते हैं ना, अपने फिजिकल एक्टिविटी को करना, मोटर बिहेवियर वगैरह। तो ये उनमें रिपीटिवली उसको देखा जाता है, वो वही करता रहता है काम। और ये फिर उसको उसकी सोशल लाइफ में भी इंटरफेयर करता है, एकेडमिक लाइफ में, ये सारा वही ऑलमोस्ट आ जाता है। फिर डेवलपमेंट और बिगनिंग से ही, मतलब कि डेवलपमेंट, अर्ली डेवलपमेंट पीरियड से इसका आगाज़ होने लग जाता है। The repeated motor behavior is not attributable to physiological effects। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पे नहीं इसका कोई होता, और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन पे भी। पर
एंड इट इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अनदर न्यूरो डेवलपमेंट और मेंटल डिसऑर्डर, जैसे कि OCD या इस तरह ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर OCD होती है ना, जिसकी मतलब बंदा हाथ बार बार धोता रहता है, इसको OCD वगैरह कहते हैं, हमने पढ़ा कि स्टीरियोटाइपिकल मूवमेंट डिसऑर्डर क्या है कि वही बंदा जो है वो बार बार वही बिहेवियर करता रहेगा, वही चीज़ अपने आप को इंजरी पहुंचा, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पर जो बिहेवियर होगा सेल्फ इंजरस होगा या विदाउट सेल्फ इंजरस होगा, एसोसिएट विद द नॉन मेडिकल और जेनेटिक कंडीशन, मेडिकल या जेनेटिक कंडीशन के साथ इसका कोई एसोसिएशन होगा। न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर में जैसे नर्वस सिस्टम के किसी डेवलपमेंट में उसका कोई डिसऑर्डर मतलब मैल फंक्शंस होंगे, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स में। अब इसकी जो है ना स्वेरिटी लेवल्स इसके क्या होते हैं, माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, स्वेयर होता है। माइल्ड का मतलब कि कम होता है, सप्रेस बाय सेंसरी स्टिमुलस और डिस्ट्रैक्शन, सेंसरी टच जो कहते हैं उसको कहते हैं सेंसरी स्टिमुलस, और डिस्ट्रैक्शन से होती है इसकी, ठीक है। और जो मॉडरेट में क्या आता है, प्रोटेक्टिव मेजर्स इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन, उसमें बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आती हैं, सिम्टम्स जो कि रिक्वायर होते हैं। स्वेयर की क्या सिम्टम्स है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, ज़्यादा उसको मॉनिटर किया जाता है, प्रोटेक्टिव मेजर्स उसके लिए अपनाए जाते हैं ताकि वो काम ना करे, अपने लिए सेल्फ इंजरस ना हो या दूसरों के लिए इंजरस ना हो। आगे है टिक डिसऑर्डर। टिक क्या होता है, ये कोई सडन से ट्विचेस या मूवमेंट होते हैं या साउंड होते हैं जो लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादा रिपीटेडली करते हैं, जो कि जो लोग टिक्स के डिसऑर्डर का शिकार होते हैं वो अपनी बॉडी को स्टॉप नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते कोई भी चीज़ करने से, जैसे कोई भी मूवमेंट, सर्टन मूवमेंट करने से। फॉर एग्जांपल अपनी आँख को बार बार ब्लिंक करने से नहीं रोक पाते, या कोई भी वोकल साउंड को जो है ना करने से नहीं रोक पाते। ये डेफिनेशन मैंने इधर लिखी है, खैर ये फर्स्ट लाइन में भी ऑलमोस्ट वही डेफिनेशन है। और जब उसको फिर वो सब फोर्सली जो है ना जो वो एक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई को करने की कोशिश करते हैं, तो जो ये सप्रेशन है जो कि फोर्सली जिसको एंड करते हैं, रिजल्ट इन डिस्कम्फर्ट, उनको डिस्कम्फर्ट होती है इसकी वजह से, दैट ग्रोज जो कि फिर बढ़ती है अनटिल इट इज़ रिलीव, जब तक कि वो उसको रिलीव ना किया जाए बाय परफॉर्मिंग दैट टिक, फिर से वो टिक डिसऑर्डर फिर आ जाता है। टोरिटीज़ डिसऑर्डर क्या है, टोरिटीज़ डिसऑर्डर सिंड्रोम जिसको TSP कहते हैं, ये एक नर्वस सिस्टम की कंडीशन है। ये लोग जो होते हैं ना इनको टिक्स ही होते हैं बेसिकली, उनको सडन ट्विचेस या मूवमेंट आ जाते हैं उनमें ही, और वो काम वो दोबारा रिपीटली करते हैं अपनी बॉडी को, ये स्टॉप नहीं कर सकते। वो तो स्टॉप फोर्सली स्टॉप फिर भी कर पाते हैं, मतलब ये वो भी नहीं कर पाते, ये भी नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन माइट कीप ब्लिंकिंग ओवर एंड ओवर, ये भी उसकी एक टाइप ही है, ठीक है, टिक डिसऑर्डर की। टॉटी डिसऑर्डर जो है एक इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है इन टिक डिसऑर्डर। इस टिक डिसऑर्डर में जो इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है वो टॉटी डिसऑर्डर है, ठीक है। मल्टीपल मोटर और वन और मोर वोकल टिक्स होती है। मल्टीपल मोटर के फिजिकली मतलब कि हैंड मूव करना, और वन और मोर वोकल टिक्स मतलब कि वोकल किसको कहते हैं, बोलने को। ज़्यादा मोटर मूवमेंट हो सकती हैं, और एक से ज़्यादा जो है ना वोकल टिक्स भी हो सकती हैं इस टाइम एक टाइम पे प्रेजेंट होती हैं इस इलनेस के दौरान, ऑल्दो नॉट नेसेसरी कॉन्करेंटली, ठीक है। द टिक्स में वैक्स एंड वेन, जो टिक्स हैं जो कि मल्टीपल मोटर, इसमें क्या होंगी, मल्टीपल मोटर होंगी और वन और मोर वोकल टिक्स होंगी। मल्टीपल मोटर मतलब आपको मैंने बताया कि कोई भी मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट, ठीक है। वोकल टिक्स साउंड जो होती हैं वो एक से ज़्यादा होंगी, और जो मोटर होंगी जो कि हाथ हिलाना, वो ज़्यादा मल्टीपल होंगी। तो ये इंक्रीज़ भी कर सकती हैं और डिक्रीज़ भी कर सकती हैं ये एक साल के अंदर अंदर, ठीक है। और जो इसका आगाज़ क्या होता है 18 साल से पहले पहले होता है। द डिस्टर्बेंस इज़ नॉट एट्रीब्यूटेड टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, ये डिस्टर्बेंस जो है ना फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पे नहीं होती किसी भी सब्सटेंस के और एनी अदर मेडिकल कंडीशन, ठीक है। आगे परसिस्टेंट क्रॉनिक मोटर और वोकल टिक डिसऑर्डर, ये भी टिक डिसऑर्डर की एक टाइप है, ठीक है। परसिस्टेंट मोटर और वोकल टिक डिसऑर्डर इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन एक्सपीरियंस सिंगल और मल्टीपल अकरेंसेस ऑफ ईदर मोटर और वर्बल टिक्स। उसमें तो हमने पढ़ा था ना, ये टोटिक्स डिसऑर्डर में पढ़ा था हमने कि जो है ना मल्टीपल मोटर होती है और एक या एक से ज़्यादा वोकल होती हैं, लेकिन इसमें क्या होती है, या तो सिंगल होती है या तो मल्टीपल अकरेंस होती है, किसकी, मोटर और वर्बल दोनों की, बट नॉट बोथ। लेकिन दोनों जो है ना एक साल से ज़्यादा नहीं लास्ट नहीं करती। द डिसऑर्डर इज डायग्नोस्ड व्हेन द सिंगल और मल्टीपल मोटर वोकल, जो वही मैंने आपको बात बता दी है, बट नॉट हैव मोटर और एंड वोकल।
आगे एथलेटिक्स में बढ़ती हैं या कम होती हैं 1 साल के अंदर अंदर। जो इनका आगाज़ होती है 18 साल से पहले पहले होती है। डिस्टर्बेंस इज़ नॉट एट्रीब्यूटेड टू फिजियोलॉजिकल इफेक्ट से नहीं होती और किसी और कंडीशन मेडिकल कंडीशन से भी नहीं होती। इसकी डिस्टर्बेंस क्राइटेरिया हैव नेवर मेट फॉर टोटिस डिसऑर्डर। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो द परसिस्टेंट क्रॉनिक मोटर और वोकल टिक डिसऑर्डर विल बी डायग्नोज द क्राइटेरिया हैव बीन मेट फॉर टोटिस डिसऑर्डर। अगर हम लोग उनको डायग्नोज करेंगे तो इनकी जो है ना क्या हम लोग मद्देनजर रखेंगे क्या होगा। जो कि परसिस्टेंट क्रॉनिक मोटर और वोकल टिक डिसऑर्डर है, वी नीड टू स्पेसिफाई इफ इट इज़ विद मोटर टिक्स ओनली। क्या ये सिर्फ मोटर टिक्स के साथ है, मतलब कि फिजिकल मूवमेंट के साथ है, या विद वोकल टिक्स, या सिर्फ मुंह से कोई साउंड निकालते हैं, या विद बोथ, या इन दोनों के साथ होता है। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।